वेलकम ऑन रिसर्च एकेडमी। राजनीतिक विज्ञान के आज के लेक्चर में हम पश्चिमी राजनीतिक चिंतन यानी कि वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट में प्लेटो को पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले आपको यह भी जानना जरूरी है कि राजनीतिक चिंतन क्या होता है। राजनीतिक चिंतन समय समय पर विचारकों द्वारा राजनीति, राज्य, सरकार और शासन से संबंधित व्यक्त किए गए विचारों का कुल योग है। ठीक है, अब बात करते हैं प्लेटो की। तो सबसे पहले हम इनका परिचय जानेंगे, फिर इनके जो सिद्धांत और विचार हैं, जैसे राज्य के संबंध में इनका विचार, इनका न्याय सिद्धांत, शिक्षा का सिद्धांत और साम्यवाद, इन सबको एक एक कर जानेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। प्लेटो। तो अगर आप प्लेटो को पहली बार पढ़ रहे हो और प्लेटो, अरस्तु, सुकरात को लेकर कंफ्यूज रहते हो कि कौन पहले था कौन बाद में था, तो इन्हें हम इस तरीके से जान सकते हैं। आपने विश्व विजेता सिकंदर, जिसे अलेक्जेंडर भी कहते हैं, का नाम जरूर सुना होगा। वो सिकंदर अरस्तु का शिष्य था। ठीक है, जबकि अरस्तु प्लेटो का शिष्य था और प्लेटो सुकरात का शिष्य था। ठीक है, यानी कि सुकरात के जो शिष्य हुए वो हुए प्लेटो, प्लेटो के शिष्य हुए आपका अरस्तु और अरस्तु के शिष्य हुए सिकंदर। ठीक है, तो इस तरीके से आपके माइंड में एक मैप बन जाना चाहिए। ठीक है, और फिर कभी कंफ्यूज मत होना इनके नाम को लेकर। और तो चलिए आगे बढ़ते हैं। प्लेटो प्राचीन यूनानी राजनीतिक दार्शनिक है, जिसे प्राचीन राजनीतिक दर्शन का पिता भी माना जाता है। प्लेटो एक आदर्शवादी हैं, आइडियलिस्ट हैं। ठीक है, सही मायने में पश्चिम के आदर्शवाद के लिए उन्होंने नींव तैयार की थी। जो ये आपका वेस्टर्न कंट्री का जो आदर्शवाद की जो विचारधारा है, उसकी जो नींव रखी थी वो प्लेटो द्वारा ही रखी गई थी। ठीक है, प्लेटो की अध्ययन पद्धति की बात करें तो इनकी जो मुख्य अध्ययन पद्धति है, हालांकि कोई एक नहीं कह सकते हम, लेकिन फिर भी मोटे तौर पर निगमनात्मक है, डिडक्टिव थी। और डिडक्टिव होती है सामान्य से विशिष्ट की ओर हम इसमें पढ़ते हैं। जैसे कोई एक सामान्य अवधारणा होती है, या फिर आप एग्जाम्पल के तौर पर कह सकते हैं कि आप पहले सामान्य रूप में भारत को पढ़ेंगे, फिर विशिष्ट रूप में इसके किसी एक राज्य के बारे में जानेंगे। तो ये जो इस ऐसी पद्धति से जब आप पढ़ते हैं या कुछ खोज करते हैं तो उसे कहते हैं निगमनात्मक या डिडक्टिव पद्धति, जो सामान्य से विशिष्ट की ओर होती है। और एक इसकी विपरीत होती है आगमनात्मक या इंडक्टिव, जो कि अरस्तु की अध्ययन पद्धति थी। ठीक है, उसमें हम विशिष्ट से सामान्य की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, तो इन पर कभी विशेष तौर पर कभी किसी और लेक्चर में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो प्लेटो की सबसे महत्वपूर्ण रचनाओं की बात करें तो वो है द रिपब्लिक। ठीक है, जिसमें उन्होंने एक आदर्श राज्य की बात करी। इसके अतिरिक्त दो अन्य महत्वपूर्ण रचना और भी हैं, एक तो है द स्टेट्समैन और एक है द लॉज, जो आदर्श राज्य की बजाय व्यवहारिक राज्य की व्याख्या करते हैं। ठीक है, प्लेटो ने अकेडमी नामक शैक्षणिक संस्था की स्थापना भी की थी, जिसे यूरोप का प्रथम विश्वविद्यालय माना जाता है। अब हम प्लेटो के राज्य का विचार जो है उसे समझने की कोशिश करते हैं, या फिर जो राज्य की प्रकृति उनके अनुसार होनी चाहिए उस पर बात करते हैं। ठीक है, प्लेटो द रिपब्लिक में आदर्श राज्य की व्याख्या करता है। ठीक है, जो उनकी पुस्तक है द रिपब्लिक, उसमें वो आदर्श राज्य की व्याख्या करते हैं, किसी वास्तविक राज्य की नहीं। ठीक है, यानी कि वो व्याख्या करते हैं कि राज्य होना कैसा चाहिए, यथार्थ में राज्य कैसा है, इसकी व्याख्या नहीं करते। ठीक है, राज्य की प्रकृति आंगिक है। जो प्लेटो का राज्य है वो आंगिक है, और जो आंगिक राज्य के समर्थक होते हैं, जैसे आपका अरस्तु, हीगल, ग्रीन इत्यादि, तो वे राज्य को व्यक्ति से ज्यादा महत्व देते हैं। ठीक है, जो आंगिक राज्य के समर्थक होते हैं, यानी कि राज्य को एक अंग की तरह मानते हैं। ठीक है, जैसे आपका शरीर होता है तो वो अपने आप में एक संपूर्ण होता है, हम उसमें उसका कोई मतलब किसी एक अंग से उसकी पहचान नहीं करते, उसकी संपूर्णता में उसकी पहचान करते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही व्यक्ति उसके मात्र अंश हैं। ठीक है, राज्य अपने आप में संपूर्ण होता है, तो इसलिए राज्य, ये जो आंगिक राज्य के समर्थक होते हैं, व्यक्ति से ज्यादा राज्य को महत्व देते हैं। जबकि आज का जो मॉडर्न ये अवधारणाएं हैं उदारवाद जैसी, तो ये जो है आपका ये यांत्रिक राज्य की व्याख्या करते हैं, यानी कि जो राज्य है ये व्यक्तियों से मिलकर बना है, ये व्यक्तियों ने खुद बनाया है, तो वो यांत्रिक मानते हैं। ठीक है, लेकिन ये जो आदर्शवादी होते हैं राज्य को आंगिक मानते हैं, आंगिक राज्य यही होता है। ठीक है, और इसे प्राकृतिक संस्था मानते हैं, यानी कि ये आपका ये बनाया हुआ नहीं है, बल्कि ये राज्य अपने आप में प्राकृतिक होता है, क्योंकि व्यक्ति राज्य के बिना नहीं रह सकता। ठीक है, तो राज्य एक प्राकृतिक संस्था है और यह विकास का परिणाम है। प्लेटो का राज्य नैतिक है, इसलिए वहां विधि और दंड के कोई स्थान प्राप्त नहीं है। प्लेटो का राज्य में विधि और दंड जैसी कोई व्यवस्था नहीं है। प्लेटो का राज्य नैतिक इसलिए है क्योंकि वह एक दार्शनिक राजा द्वारा शासित होता है। आपका
जिसमें विवेक की प्रधानता है, जो वास्तविकता को देखता है। ठीक है, इसलिए प्लेटो की जो शासन प्रणाली है उसे विवेकशील अधिनायकवाद या एनलाइटेंड डेस्पोटिज्म कहलाती है। तो प्लेटो जो है वो दंड, विधि आदि व्यवस्था को नहीं मानते थे। आप वर्तमान में भी देखोगे, अब हमारी सभी देशों में दंड, विधि, आपका विधि और दंड की व्यवस्था है, लेकिन उसके बावजूद भी जो अपराध हैं उनमें कोई कमी नहीं देखी जाती। रेप के भी कानून है, मर्डर के भी कानून है, लेकिन ये दिन प्रतिदिन ऐसे मामले बढ़ते ही जाते हैं। ठीक है, तो प्लेटो का अपने आदर्श राज्य में दंड विधि की कोई जगह नहीं रखते, बल्कि उनका जो राज्य है वो नैतिकता से संचालित होता है। वहाँ का जो राजा है वो दार्शनिक है, वो विवेकशील है। ठीक है, तो इस तरीके से जहाँ नैतिकता होती है वहाँ दंड विधि की कोई आवश्यकता होती ही नहीं। ठीक है, और अगर वहाँ कोई दंड या विधि या कोई कानून नहीं है, यानी कि जो व्यक्ति का, इसका मतलब वहाँ व्यक्ति का शासन होगा, इसलिए उनकी शासन प्रणाली को अधिनायकवाद भी कहा गया। ठीक है, क्योंकि आधुनिक समय में हम कहते हैं कि हमारा जो ये शासन है विधि का शासन है, यानी कि जो शासन चलता है वो जो विधि है उसके अनुसार चलता है, किसी व्यक्ति का शासन नहीं होता। ठीक है, जो भी व्यक्ति शासन चलाते हैं वो उस विधि के अनुसार चलाते हैं। लेकिन प्लेटो के राज्य में विधि या दंड जैसी कोई व्यवस्था नहीं थी, इसलिए उनकी व्यवस्था को अधिनायकवाद कहा गया। लेकिन जो राजा था वो दार्शनिक था, उसे हर तरीके का ज्ञान था, वो विवेकशील था, इसलिए उसे विवेकशील दार्शनिक, ठीक है, एनलाइटेंड डेस्पोटिज्म कहा गया। ठीक है, अब अधिनायकवाद वाली व्यवस्था तो आप कह सकते हैं जो हिटलर है, या फिर जो वर्तमान में नॉर्थ कोरिया है, किंग जोंग है, यहाँ भी है। ठीक है, जो व्यक्ति का ही शासन होता है, जो वो व्यक्ति के हाथ में सब अधिकार होते हैं, जो वो कह देता है वही वहाँ पर होता है। ठीक है, लेकिन इन्हें आप दार्शनिक नहीं कह सकते, ये तो अपने हट में या मत में प्रधान है। लेकिन जो उनका प्लेटो का जो राजा था वो दार्शनिक था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं प्लेटो का न्याय सिद्धांत। न्याय प्लेटो की रिपब्लिक का जो उनकी पुस्तक है प्रमुख विषय है। रिपब्लिक का उपशीर्षक ही कंसर्निंग जस्टिस है। ठीक है, न्याय के संबंध में। तो जो प्लेटो के लिए न्याय है वो एक नैतिक अवधारणा है। वर्तमान में तो या आधुनिक समय में तो आप जानते हो कि न्याय एक कानूनी अवधारणा है, कि भाई अगर कानून के अनुसार किसी के अधिकारों का हनन हुआ है तो उसके साथ ये अन्याय हुआ है। ठीक है, तो वर्तमान में या आधुनिक समय में तो हम न्याय को एक कानूनी अवधारणा के तौर पर जानते हैं, लेकिन जो प्लेटो का न्याय है वो एक नैतिक अवधारणा है। ठीक है, तो प्लेटो का न्याय सिद्धांत समझने के लिए उनका व्यक्ति के संबंध में जो विचार है पहले हम उसे जानते हैं। प्लेटो के अनुसार आत्मा ही व्यक्ति की पहचान है, तथा हर आत्मा में 3 प्रकार के गुण पाए जाते हैं, विवेक, साहस एवं तृष्णा। ठीक है, ये 3 गुण पाए जाते हैं, और आत्मा के इन तीनों गुणों से समाज में 3 वर्गों का निर्माण हुआ है। जिसमें विवेक की प्रधानता है वो होता है शासक या दार्शनिक राजा, जिसमें साहस की प्रधानता है वो होता है सैनिक, और जिसमें तृष्णा की प्रधानता है वो होता है उत्पादक। तो इस प्रकार प्लेटो के राज्य में 3 वर्ग होते हैं जो आत्मा के 3 गुण के अनुसार होते हैं। ठीक है, प्लेटो के अनुसार प्रत्येक वर्ग को अपनी आत्मा के गुण के अनुसार ही कार्य करना चाहिए। यही प्लेटो का न्याय सिद्धांत है। ठीक है, यहाँ एक सवाल यह भी है कि आत्मा के ये गुण जिनसे वर्ग का निर्धारण हो रहा है, इनका पता कैसे चलता है कि किस व्यक्ति में कौन सा गुण विद्यमान है। ठीक है, इसे पता करने के लिए प्लेटो शिक्षा व्यवस्था की बात करते हैं, जिस पर हम आगे चलकर बात करेंगे। ठीक है, तो अभी आप इतना जान गए हो कि आत्मा के गुणों के अनुसार ही कार्य करना न्याय है। इसलिए प्लेटो का न्याय केवल नियमों के पालन तक सीमित नहीं है, बल्कि यह आत्मा की अंत प्रकृति पर आधारित है। यानी कि एक न्यायोचित समाज में शासक, सैन्य वर्ग तथा कामगार सभी वह करते हैं जो उन्हें करना चाहिए। ठीक है, इस प्रकार समाज में शासक विवेकशील है, सैनिक साहसी व बहादुर है, और जो उत्पादक है वो आत्मनियंत्रण या संयम का पालन करता है। प्लेटो की न्याय की धारणा की प्रमुख विशेषताओं की बात करते हैं। तो पहली है न्याय नीति प्रणायणता का ही दूसरा नाम है। ठीक है, यानी कि हम नीति नैतिकता का जो पालन करते हैं उसका दूसरा नाम ही न्याय है। दूसरी विशेषता है यह अधिकारों का आनंद उठाने से कर्तव्यों का दायित्व वहन अधिक है। तीसरा, यह व्यक्ति का उसकी अपनी योग्यताओं, क्षमताओं और सामर्थ्य अनुसार समाज को योगदान है। चौथी विशेषता है यह सामाजिक नैतिकता, यानी कि समाज के प्रति व्यक्ति का दायित्व है। पांचवी विशेषता है प्लेटो का न्याय का उद्देश्य समाज के तीनों वर्गों में सामंजस्य स्थापित करना है, जबकि आप देखते हैं कि आधुनिक न्याय व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा पर आधारित है। छठी विशेषता है प्लेटो का न्याय नैतिक अवधारणा है। ठीक है,
जबकि आधुनिक न्याय जो है वो एक कानूनी अवधारणा है। तो आप प्लेटो की न्याय अवधारणा को समझ गए होंगे। ठीक है, अब बात करते हैं प्लेटो के शिक्षा सिद्धांत की। प्लेटो ने शिक्षा का उद्देश्य बताते हुए कहा कि अज्ञान से ज्ञान तक तथा अंधकार से प्रकाश की ओर यात्रा ही शिक्षा है। तो जैसा कि मैंने कहा कि ये एक दार्शनिक थे आपका प्लेटो, तो इनकी बातों में भी एक गहराई होती है कि शिक्षा का उद्देश्य अंधकार से प्रकाश की ओर यात्रा है। अब यहाँ अंधकार से प्रकाश की ओर का मतलब ये नहीं है कि आप किसी अंधेरे कमरे से सूरज की तरफ जा रहे हैं, बल्कि अंधकार ये है कि अगर आप कोई में अज्ञान है तो आप अंधेरे में जी रहे हैं, और जब आप ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं तो वो आपका जीवन प्रकाश में हो जाता है। ठीक है, तो प्लेटो का जो शिक्षा का उद्देश्य है वो है अंधकार से प्रकाश की ओर की यात्रा ही शिक्षा है। शिक्षा का उद्देश्य विचारों एवं आत्मा का ज्ञान प्राप्त करना है, और प्लेटो की शिक्षा को 3 चरणों में विभाजित किया गया है। प्रथम चरण है प्राथमिक शिक्षा, जो 10 से 20 वर्ष तक दी जाती है। इसमें संगीत एवं व्यायाम की शिक्षा दी जाती है। द्वितीय चरण की शिक्षा 20 से 30 वर्ष की उम्र तक दी जाती है, जिसमें गणित, ज्योतिष तथा ज्यामिति की शिक्षा दी जाती है। और शिक्षा का तृतीय चरण है जो कि 30 से 35 वर्ष की उम्र तक दिया जाता है, जिसमें दर्शन शास्त्र की शिक्षा दी जाएगी। ठीक है, अब बात करते हैं कि जो उनका कार्य का विभाजन है कि भाई जिसमें विवेक की प्रधानता है वो राजा होगा, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था। तो वो जो कार्य का विभाजन है वो कैसे होता है, तो जो शिक्षा के प्रथम चरण में असफल होगा उसे उत्पादन का कार्य सौंपा जाएगा, जो शिक्षा के द्वितीय चरण में असफल होगा उसे सैन्य कार्य सौंपा जाएगा, और जो शिक्षा के सभी चरण में सफल होगा वही आपका दार्शनिक राजा होगा। ठीक है, अतः शिक्षा के द्वारा सभी के कार्यों का विभाजन होगा, और जिससे सभी अपने कार्यों में विशेषज्ञ होंगे, और जिससे समाज का भला होगा। ठीक है, जिससे समूचे समाज का भला होगा। तो प्लेटो के राज्य को मूलतः एक विश्वविद्यालय कहा गया है, जो शिक्षा प्रदान करने की संस्था है। ठीक है, अब हम जो प्लेटो का एक साम्यवाद का विचार है उसकी बात करते हैं, उसे समझने की कोशिश करते हैं। तो प्लेटो का साम्यवाद आधुनिक साम्यवाद की तरह कोई आर्थिक अवधारणा नहीं है, ठीक है, बल्कि यह एक नैतिक अवधारणा है। प्लेटो के साम्यवाद का उद्देश्य शासक वर्ग को संपत्ति और परिवार के मोह से मुक्त रखना था, ठीक है, जिससे वे अपने उद्देश्यों को बिना किसी बाधा के पूरा कर सके। तो क्या उद्देश्य था प्लेटो के साम्यवाद का? शासक वर्ग को संपत्ति और परिवार के मोह से मुक्त रखना। ठीक है, अगर शासक वर्ग संपत्ति को या फिर अपने परिवार के मोह में फंस जाते हैं तो वो राज्य का भला नहीं कर पा सकते। और जैसा कि मैंने कहा कि पहले ही बताया कि प्लेटो का जो राज्य है उसका जो राजा है वो दार्शनिक है, ठीक है, और दार्शनिक वो होते हैं जो अपने को या मनुष्य के जीवन को गहराई से समझ चुके होते हैं और जिन्हें संपत्ति और परिवार की मतलब आप कह सकते हैं संत की तरह, ठीक है, संत की तरह होता है। जैसे आपका संत होते हैं ना, ये संन्यास ले चुके होते हैं जीवन से, तो उसी प्रकार उनका राजा होता है। तो वो कहते हैं कि प्लेटो के साम्यवाद का उद्देश्य है जो शासक वर्ग है उसे संपत्ति और परिवार के मोह से मुक्त रखना, क्योंकि इनके अगर संपत्ति को, क्योंकि राजा के हाथ में सारे अधिकार होते हैं, तो उसका अगर उसमें किसी भी प्रकार का लालच आता है तो वो संपत्ति इकट्ठी करना शुरू कर देगा, जिससे राज्य में गरीबी या फिर असमानता इस तरीके से फैल सकती है। और अगर वो परिवार रखता है तो परिवार के मोह में कुछ अलग फैसले ले सकता है। तो इसलिए वो चाहते हैं कि राज्य जो राजा है वो अपना कार्य पूर्णतः समूचे ढंग से कर सके। तो ऐसा जब ही हो सकता है वो जब संपत्ति और परिवार के मोह से मुक्त होगा, ठीक है। तो प्लेटो के साम्यवाद का उद्देश्य यही है कि जो शासक वर्ग है वो संपत्ति और परिवार के मोह से मुक्त रहे, ठीक है, जिससे वे अपने उद्देश्यों को बिना किसी बाधा के पूरा कर सके। प्लेटो के अनुसार दार्शनिक राजा तथा सैनिकों को अपनी निजी संपत्ति रखने का अधिकार नहीं होगा, ठीक है। अगर ये निजी संपत्ति रखते हैं तो वो उसे बढ़ाने की भी कोशिश करेंगे और फिर उसमें पूरे राज्य में न्याय की व्यवस्था चरमरा जाएगी, ठीक है। और इन दोनों वर्गों को अपनी पत्नियां भी नहीं होगी, अतः इनका परिवार नहीं होगा। तो प्लेटो के साम्यवाद को आधुनिक साम्यवाद से तुलना करते हैं। प्लेटो का जो साम्यवाद है ये पूरे समाज पर लागू नहीं होता, सिर्फ जो उनके राज्य में 3 वर्ग हैं तो उनमें से 3 में से 2 वर्ग पे लागू होता है, शासक वर्ग और सैनिक वर्ग। बाकी जो उत्पादक वर्ग है उस पर यह लागू नहीं होता। जबकि आधुनिक साम्यवाद पूरे समाज पर एक साथ लागू होता है। प्लेटो का साम्यवाद पूरे राज्य को सशक्त बनाना चाहता है, ठीक है। जब भी कोई भी अगर राज्य पर संकट आता है वो ज्यादातर संपत्ति और परिवार के मोह में ही आता है, तो वो जो चाहते हैं कि ऐसी कोई अव्यवस्था ना फैले, इसलिए वो राज्य को इससे सशक्त बनाना चाहते हैं साम्यवाद से। आधुनिक साम्यवाद क्या है? तो ये वर्ग विहीन राज्य विहीन समाज की कल्पना करता है, ठीक है, जिसमें वर्ग ना हो।
आपका पूंजीवादी वर्ग ऐसा माना जाता है ना आधुनिक साम्यवाद में कि पूंजीपति वर्ग आपका सर्वहारा वर्ग का शोषण करता है ना, तो वो ये वर्ग व्यवस्था समाप्त कर कर सबको एक जैसा करना चाहता है, ये आधुनिक साम्यवाद है। तो प्लेटो का साम्यवाद नैतिक साम्यवाद की कल्पना पर आधारित है और आधुनिक साम्यवाद आर्थिक साम्यवाद की समर्थन करता है। ठीक है, इस प्रकार प्लेटो का साम्यवाद आधुनिक साम्यवाद या कार्ल मार्क्स के साम्यवाद से एकदम अलग है, जो कि आप देख चुके हैं। ठीक है, तो हमने आज के लेक्चर में प्लेटो को समझने का प्रयास करा और इस सीरीज में हमारी कोशिश होगी कि अगली वीडियो अरस्तु के ऊपर लाने की और PSIR ऑप्शनल के सभी टॉपिक्स कवर करने की। ठीक है, तो आपने चैनल को अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है ऋषभ IAS अकेडमी को तो कर दीजिए, क्योंकि यहाँ हम बहुत ही जो इम्पोर्टेंट टॉपिक होते हैं या इम्पोर्टेंट लेक्चर होते हैं वो बिल्कुल फ्री में आपको प्रोवाइड करवाते हैं। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट करना ना भूलें। और किसी भी प्रकार का कोई आपको क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं जल्द से जल्द आपको रिप्लाई करने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, धन्यवाद।